Next question for exam success from the topic electromagnetic induction is two concentric circular coils, one of small radius r1 and other of large radius r2, such that r1 is very less than r2, are placed coaxially with center coinciding. Obtain the mutual inductance of the arrangement. Here this question is based on mutual inductance. तो म्यूचुअल इंडक्टेंस में जो प्रॉब्लम आपको पूछी हुई है उसने बोला कि एक हमारे पास कॉइल है और एक कंसेंट्रिक दूसरी कॉइल हमारे पास है, लेकिन कंडीशन उसने ये दे दी कि जो R1 है, जो फर्स्ट कॉइल है, उसका रेडियस बहुत कम है। जो फर्स्ट कॉइल है इसका रेडियस बहुत कम है, दिस R1 इज हेयर, और जो सेकेंड कॉइल है इसका रेडियस ज़्यादा है। ये आपको गिवन है कि R1 इज वेरी लेस देन R2। ये प्रॉब्लम में गिवन है। तब आपको ये पूछा हुआ है कि इस सिस्टम के लिए हमें म्यूचुअल इंडक्टेंस कैलकुलेट करना है। म्यूचुअल इंडक्टेंस एक्चुअली होता क्या है कि म्यूचुअल इंडक्टेंस में अगर हम किसी एक कॉइल में करंट को चेंज करते हैं तो उसकी वजह से जो दूसरी कॉइल होती है वो पहली कॉइल के मैग्नेटिक फील्ड में आ जाती है, और फिर हम रिजल्ट यूज करते हैं phi इज इक्वल टू MI1 या phi2 इज इक्वल टू MI1। ये रिजल्ट होता है हमारा कि जो फ्लक्स हम कैलकुलेट कर रहे हैं वो फ्लक्स दूसरी कॉइल में कैलकुलेट किया जाएगा, और I1 क्या है, जो पहली कॉइल में करंट चेंज हो रही है। या ये ऐसे भी डिस्कस हो सकता है और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि phi1 इज इक्वल टू MI2। अगर हमने इसमें करंट I2 पास की है तो उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फ्लक्स जाएगा वो दूसरी कॉइल में जाएगा। तो यहाँ इस प्रॉब्लम में हमें R1 ये रेडियस दे रखी है, R2 रेडियस दे रखी है। हमें एज्यूम कर लें कि जो आउटर रेडियस है, जो आउटर कॉइल है, इसमें करंट I फ्लो हो रही है। तो यहाँ पे हमें इस तरह से सिचुएशन को ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि कोई जो एक कॉइल है वो दूसरी कॉइल के मैग्नेटिक फील्ड में आ जाएगी। लेट इट बी रेडियस R2 है, इसको मैंने कॉइल 2 बोल दिया है, ये कॉइल 2 है, और जो इनर कॉइल है इसको मैंने कॉइल 1 बोल दिया है। कॉइल 2 में जो करंट है मैंने इसको I2 एज्यूम कर दिया है। अब इसमें I2 करंट अगर पास हो रही है तो कॉइल 2 के सेंटर पे, क्योंकि इसका साइज बहुत छोटा है, तो कॉइल 2 की वजह से इसके सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, तो हम अच्छी तरह जानते हैं मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ऑफ कॉइल 2, और वो कितना होता है हम अच्छी तरह जानते हैं, B इज इक्वल टू म्यू नॉट NI/2R। ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पे N की वैल्यू तो 1 है, तो यहाँ पे B कितना हो जाएगा, B2 ड्यू टू 2 इज इक्वल टू म्यू नॉट N 1 हो गया। यहाँ पे करंट कितनी है, I2, और रेडियस कितना है इसका, 2R2। ये आपको गिवन है। इसका रेडियस कितना हमारे पास, R2 रेडियस है। तो इसमें करंट कितनी कॉइल में, I2 करंट है। तो इसकी वजह से यहाँ पे सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा उसका मैग्नीट्यूड ये हो जाएगा। अब जो म्यूचुअल इंडक्शन की जो मेन कंडीशन होती है कि कोई दूसरी कॉइल किसी पहली कॉइल के मैग्नेटिक फील्ड में आ जाती है। द सेम थिंग इज हियर। अब इस कॉइल का साइज बहुत छोटा है, नेग्लिजिबल साइज आपको गिवन है कि R1 इज वेरी लेस देन R2। इसका मतलब जो कॉइल 1 है इसमें कितना मैग्नेटिक फ्लक्स बनेगा। नाउ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद कॉइल 1, और वो मैग्नेटिक फ्लक्स हम जानते हैं phi इज इक्वल टू B है। देयरफॉर phi कितना है, phi1 इज इक्वल टू B कितना है यहाँ पे, B ड्यू टू दिस कॉइल, इट इज हियर B2 एंड एरिया ऑफ दिस कॉइल, और इसका एरिया क्या हो जाएगा, A1। ये पॉइंट बहुत केयरफुली समझना आपने कि म्यूचुअल इंडक्टेंस के लिए हमेशा जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो दूसरी कॉइल की वजह से है, और एरिया इस कॉइल का लेना पड़ेगा हमें, क्योंकि फ्लक्स इसमें एसोसिएट हम डिस्कस करना चाहते हैं। तो इसमें कितना फ्लक्स हो जाएगा, phi1, क्योंकि कॉइल 1 है, मैग्नेटिक फील्ड कितना है इसमें, P2 है ड्यू टू दिस कॉइल, और इसका अपना एरिया कितना है, A1 है। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देंगे। देयरफॉर phi1 इज इक्वल टू B2, यू नो दिस थिंग, म्यू नॉट I2/2R1 इंटू A कितना हो, A1 कितना हो जाएगा, पाई R1 स्क्वायर। इसका अपना एरिया कितना होगा इस कॉइल का, इसका एरिया हो जाएगा पाई R1 स्क्वायर, क्योंकि सर्कुलर कॉइल है। अब यहाँ पे वी नो वेरी वेल, बट phi1 इज इक्वल टू MI2, एक कंडीशन होती है हमारी, phi1 इज इक्वल टू MI2। डेफिनेशन से हमने इसको फाइंड आउट कर लिया है, तो ये वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे। कितना हो जाएगा, MI2 इज इक्वल टू म्यू नॉट I2/2R1 इंटू पाई R1 स्क्वायर। अब यहाँ से I2 कैंसिल आउट हो जाएगा, and therefore mutual inductance M comes out to be mu naught pi
अपॉन 2 इट इज योर R1 स्क्वायर अपॉन R2 इज द आंसर हियर। अब इसमें इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये है M इज प्रोपोर्शनल टू R1 स्क्वायर अपॉन R2। तो ये क्वेश्चन हमारे कॉम्पिटिशन एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एज वेल एज बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की फॉर्म में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर एग्जाम सक्सेस फ्रॉम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज obtain an expression for the mutual inductance between a long straight wire and a square loop of side A as shown in figure. This question is again based on mutual inductance. तो जिस तरह से हमने प्रीवियस क्वेश्चन को अभी डिस्कस किया है बिल्कुल उसी तरीके से हमें इस क्वेश्चन को आंसर देना है। इसमें दे रखा है कि एक करंट कैरिंग वायर हमारे पास है, करंट आई इज फ्लोइंग हियर, डिस्टेंस x पे एक लूप हमें गिवन है। इस क्वेश्चन में एक बड़ी प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम ये है कि इस लूप में जब हम मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करेंगे वो मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल है। कैसे? क्योंकि इस वायर की वजह से, इस करंट कैरिंग वायर की वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा। तो जो मैग्नेटिक फील्ड होता है दैट यू नो वेरी वेल, मैग्नेटिक फील्ड B इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन R, क्योंकि हमारा फॉर्मूला होता है B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I बाई R। तो इस फॉर्मूले से R जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू डिक्रीज होगी। तो एक कांस्टेंट यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में नहीं है। बाकी जो हमारा कॉन्सेप्ट है इसको डिस्कस करने का वो आइडेंटिकल कॉन्सेप्ट रहेगा कि म्यूचुअल इंडक्टेंस में जो दूसरी कॉइल होती है वो किसी मैग्नेटिक फील्ड में आ जाती है। तो सबसे पहले हमारा जॉब रहेगा कि हमें इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड के सबसे पहले हमें इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड की हेल्प से फ्लक्स को कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब इसको समझने के लिए हमने एक स्मॉल सेगमेंट को कंसीडर किया है। तो आई एम कंसीडरिंग दिस सेगमेंट हियर, ये मैंने छोटा सेगमेंट ले लिया है एंड इसकी जो थिकनेस है दिस थिकनेस इज dr और इस सेगमेंट की जो पोजीशन है इस वायर से डिस्टेंस है वो डिस्टेंस मैंने r ले ली है, ये डिस्टेंस r है। अभी dr इसकी विड्थ आ गई और ये वाली साइड कितनी हमारे पास a है। तो यहाँ पे इस स्ट्रेट वायर की वजह से इस सेगमेंट की पोजीशन पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा तो हम इजीली लिख सकते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर, स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर इज B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I बाई R। ये मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे डेवलप हो गया है इस करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से। इस द क्वेश्चन नंबर 1, इसका डायरेक्शन हम फाइंड आउट कर सकते हैं। इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, इनवर्ड हो जाएगा अगर हमें रिक्वायरमेंट है, क्योंकि करंट इस डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ डिस्कस करना है, इट विल बी इनटू द बोर्ड, इनवर्ड हियर। अब हमें इस स्मॉल सेगमेंट के लिए फ्लक्स कैलकुलेट करना है। तो स्मॉल मैग्नेटिक फ्लक्स कितना हो जाएगा, स्मॉल मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विथ सेगमेंट, तो ये कितना हो जाएगा d फाई, फाई इज इक्वल टू बी इंटू एरिया, क्योंकि हम जानते हैं फ्लक्स फाई इज इक्वल टू कितना होता है बी ए सिंपली। तो एरिया इस सेगमेंट का लिया जाएगा। तो d फाई इज इक्वल टू बी इज हेयर एंड एरिया कितना है इसका, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ कितनी है, ए है, और ब्रेथ इसकी dr है। तो b कितना हो जाएगा, b कम्स आउट टू बी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I बाई R, ये हमने कैलकुलेट कर रखा है, इंटू ए डी आर। तो यहाँ से अगर हम इसको कैंसिल आउट कर दें तो नेट फाई कितना बनेगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई इंटू आई इंटू ए, इंटीग्रेशन फ्रॉम म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई इंटू ए, म्यू नॉट अपॉन यहाँ से 2 पाई आ जाएगा, आई इंटू ए आ गया, टी आर अपॉन आर, एंड इंटीग्रेशन फ्रॉम एक्स टू एक्स प्लस ए। क्यों, यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक की लिमिट कितनी है, एक्स है। और फिर अब जो हम यहाँ डिस्कस करेंगे इस एंड तक डिस्कस करेंगे तो x कितना हो जाएगा, r कितना हो जाएगा, r यहाँ से कैरी करके यहाँ तक x था, और फिर यहाँ से यहाँ तक पढ़ेंगे तो फिर x प्लस ए हो जाएगा, तो x टू x प्लस ए हो जाएगा। वी ऑल नो वेरी वेल इसका जो इंटीग्रेशन होता है म्यू नॉट आई ए बाई 2 पाई जेर, और ये होता है एल एन इंटू आर एंड फ्रॉम x टू x प्लस ए। अब इसको चेक करेंगे तो ये 5 हो जाएगा, और ये बन जाएगा हमारा म्यू नॉट आई ए ओवर 2 पाई एल एन, आर की जगह में कितना आ जाएगा x प्लस ए माइनस एल एन एक्स। और यहाँ पे अगर हम नेक्स्ट स्टेप देखते हैं तो इट बिकम फाई इज इक्वल टू म्यू नॉट आई ए अपॉन 2 पाई, ये हमने म्यू नॉट आई 2 पाई, और लॉग की प्रॉपर्टी हम जानते हैं लॉग ए माइनस लॉग बी इज इक्वल टू लॉग ए अपॉन बी। तो प्रॉपर्टी हमने यूज कर दिया है, एल एन हो जाएगा एक्स प्लस ए अपॉन एक्स। अब इन दिस वे, बट यू नो वेरी वेल फाई इज इक्वल टू एम आई, क्योंकि हमें म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालना है। तो ये कितना हो जाएगा,
Mi become equal to mu naught Ia upon 2 pi ln of x plus a upon x. अब यहाँ से i से i कैंसल आउट हो जाएगा, m comes out to be mu naught a over 2 pi ln x plus a upon x. इन दिस वे जो म्यूचुअल इंडक्टेंस आया है ये जो करंट फ्लो हो रही है करंट कैरिंग वायर में उस पर डिपेंड नहीं करता है, इज द सॉल्यूशन. नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर एग्जाम सक्सेस फ्रॉम E.M.I इज कैलकुलेट द करंट ड्रॉन बाय द प्राइमरी ऑफ ए ट्रांसफार्मर which step down 200 volt to 20 volt to operate a device of resistance 20 ohm. Assume the efficiency of transformer to be 80%. This question is based on transformer. तो इसमें आपको दे रखा है कि इट इज स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर. स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में हम अच्छी तरह जानते हैं कि जो वोल्टेज होती है डिक्रीज होती है. तो आपको दे रखा है 200 वोल्ट टू 20 वोल्ट, इसकी रेटिंग है. इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, दिस वन, और यहां पे ये इनपुट सर्किट है. इनपुट सर्किट में वोल्टेज कितना हमारे पास 200 वोल्ट है और आउटपुट वोल्ट कितनी मिल रही है हमें 20 वोल्ट मिल रही है. ये उसने क्वेश्चन में आपको दिया है. सेकेंड पॉइंट आपको निकालना है व्हाट इज द करंट ड्रॉन फ्रॉम प्राइमरी, इज बीइंग प्राइमरी कॉइल, इट बीइंग सेकेंडरी कॉइल. तो आपका क्वेश्चन यही है कि आपको प्राइमरी कॉइल में करंट ड्रॉन कैलकुलेट करनी है. I1 इज इक्वल टू हाउ मच, और यहां आपको दे रखा है कि जो ये 20 वोल्ट आउटपुट मिल रहा है इससे हम जिस डिवाइस को ऑपरेट कर रहे हैं उसका रेजिस्टेंस R2 आपको दे रखा है 20 ओम एंड एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर इज गिवन टू यू, इट इज योर 80%. तो आपको I1 को कैलकुलेट करना है इस डाटा के थ्रू. तो एफिशिएंसी, ये हिंट आपको दे रखी है कि एफिशिएंसी इज 80%. तो एफिशिएंसी वी नो वेरी वेल, एफिशिएंसी इज इक्वल टू यू नो वेरी वेल P आउट अपॉन P इन, P2 अपॉन P1 ये होती है. अरे ईटा कितना गिवन है 80% गिवन है, तो 80 अपॉन 100 इज इक्वल टू P2 इज V2 I2 अपॉन V1 I1. अब यहाँ से चेक करते हैं इसको, तो ये 2 से कट जाएगा, 2 4 जा 2 5 जा जाएगा. यहाँ से आपको I1 की रिक्वायरमेंट है, तो I1 कितना हो जाएगा हमारे पास 5 V2 I2 अपॉन यहाँ से कितना हो जाएगा 4V1. सिंपली इट इज इक्वल टू P2 अपॉन P1. P2 क्या है आउटपुट पावर है, दैट इज VI होता है, V2 I2. P1 इज इनपुट पावर, क्या हो जाएगा V1 I1 हो जाएगा, और 80% आपको एफिशिएंसी गिवन है, 4/5 हो जाएगा. ये आपको I1 की रिक्वायरमेंट है, I1 इधर आ गया, आपने इसको एडजस्ट कर लिया है. प्रॉब्लम है यहाँ पे I2 की, I2 इज नॉट गिवन टू यू. तो I2 हम इस डाटा से कैलकुलेट कर लेंगे. तो अगर सेकेंडरी में हम देखते हैं, सेकेंडरी कॉइल में देखते हैं, तो सेकेंडरी कॉइल में बिल्कुल क्लियर है कि इसमें V2 कितना गिवन है हमें 20 वोल्ट है, एंड R2 कितना गिवन है हमें 20 ओम है. यहाँ पे V2 भी कितना है 20 वोल्ट है, R2 20 वोल्ट है. तो हम जानते हैं V2 इज इक्वल टू I2 R2, तो इस 20 इज इक्वल टू I2 इंटू R2 इज 20 हियर. इन दिस वे देयरफॉर I2 कम्स आउट टू बी 1 एम्पियर. तो यहाँ से I2 1 एम्पियर आ गया. तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 5 ऑफ V2 इज 20, ये हमें गिवन है 20 गिवन है. I2 आपने कैलकुलेट कर दिया 1 अपॉन 4 टाइम्स और V1 इज 200 हियर. अब इसको एडजस्ट कर लेंगे, यहाँ से हम इसको सॉल्व कर लेंगे. इस कम्स आउट टू बी 2 जा 4 and 5 4 जा 20, that comes out to be 1/8 ampere is the answer.